बन पाने के पीछे क्या कारण है? आप ये देखिए ना, हेमंत सोरेन जी ने किया था क्या 1932 आधारित खतियान प्रस्ताव में भेजे थे, क्यों लौटा दिए? वो कहते हैं कि जो आज आप ये बताइए कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JVKSS का जो फुल फॉर्म है, वे भी इसी बात को लेकर के इसी मुद्दा बना करके कि 1932 का खतियान लागू करेंगे और 60-40 ना चलता। जिस तरह से बिहार में नियोजन नीति है, अन्य राज्यों में नियोजन नीति है, वही नीति यहाँ पर भी लागू करने की भरपूर कोशिश की जा रही है कि हमारी जब सरकार आएगी, जब हम सत्ता में आएंगे, तो यहाँ के युवाओं के लिए झारखंडियत की बात करेंगे। झारखंडी अच्छा दयानंद जी, इन लोगों ने जो कहा, इस पर आप कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि इसमें ये डिफेंस ही नहीं, डिफेंस हो, बैंकिंग हो, SSC हो, सभी में वैकेंसी बहुत तेजी से रिड्यूस हुआ इसमें, और बेरोजगारी दर बढ़ तो गया है, इसके साथ ही सुसाइड क्राइम भी बढ़ गया है। क्योंकि लोगों के पास जब खाना वाना मिलेगा नहीं तो क्या करेंगे, वो तो सुसाइड करेंगे। अब हो पाएगा तो फिर क्या? देखिए आर्थिक स्थिति से तंग हो जाते हैं ना, तभी ये स्टूडेंट कदम उठाते हैं। आर्मी को हटा करके एक नया योजना केंद्र सरकार किया है, अग्निवीर। अच्छा। और अब जो लड़का अग्निवीर में सेलेक्ट होगा वो मात्र 4 साल के लिए होगा। 4 साल के बाद उसको सीधा फायर 4 साल के बाद उसको फायर किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं सचिन यात्रा। दोस्तों, आप पीछे का तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का कि यह एक कोचिंग सेंटर के पास आज हम उपस्थित हैं और हमारे साथ आज आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट साइड में 3 युवा साथी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे छात्र हैं। हम इन लोगों से आज कुछ विशेष मुद्दों पर बात करेंगे और वह मुद्दे होंगे कि बेरोजगारी को लेकर। हम सबसे पहले इनसे बात करेंगे, ये दयानंद जी हैं। दयानंद जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सचिन यात्रा पर। थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर। सर, हम सबसे पहले आप अपने बारे में बताएंगे सर हमारे ऑडियंस को कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे और आज आप कोचिंग सेंटर का एक संचालक के रूप में कार्य भी कर रहे हैं, तो आगे आपका क्या प्लानिंग है और आपने किस चीज़ का तैयारी किया? मैंने 2011 से बैंकिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन अभी भी मैं बैंकिंग का वैकेंसी में अप्लाई करता हूँ और मैं सोचा हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ मैं कोचिंग की ओपनिंग कर किया हूँ, जो कोचिंग का नाम है गोल एकेडमी, और यहाँ स्पेशली इंग्लिश चलता है, इंग्लिश का क्लास चलता है। तो मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश की कोचिंग इधर चलवाएंगे और फिर अपना जो करियर है इंग्लिश कोचिंग में सर आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स को आप शिक्षा देते हैं? जैसे 8, 9, 10 हो गया, 11, 12। अच्छा। और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव अगर कोई तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी हम करवाते हैं। अच्छा। जैसे बैंक हो गया, SSC हो गया, रेलवे हो गया। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे और फिर आप जो है 8, 9 और 10th क्लास के स्टूडेंट्स को आप शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, तो सर आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप कंपटीशन का तैयारी करके क्या लगता है कि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे छात्रों को उन्हें इंग्लिश की शिक्षा नहीं देते हैं क्या? हाँ, कैसे नहीं। जैसे बैंक हो गया, SSC का हो गया, कोई रेलवे का हो गया, अगर कोई करना चाहते हैं तो वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा। तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश मैं करवाता हूँ। अच्छा सर, आपने कहा कि हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, बैंकिंग में किस पद के लिए आप तैयारी कर रहे थे? बैंक PO का। बैंक PO। हाँ, प्रोबेशनरी ऑफिसर। अच्छा। प्रोबेशनरी ऑफिसर का काम क्या होता है सर? उसका फंक्शन होता है कि बैंक में जितने जैसे ब्रांच मैनेजर होता है जी, तो ब्रांच मैनेजर से एक जैसे स्केल 1 में बहाली होता है, उसका होता है कि बैंक को मैनेज करना है ना, बैंक को मैनेज करना है। अगर लिक्विडिटी कम हो गया है, बैंक में एसेट्स कम हो गया है तो उसको मैनेज करना होता है। अच्छा। मेन फंक्शन PO का यही होता है। अच्छा। फिर लोन पास करना है, लोन तो कैसे बैंक मैनेजर का क्या काम होता है? उनका काम होता है कि हमारे बैंक में जो ब्रांच मैनेजर जो होते हैं उनका काम होता है कि हमारे बैंक में जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी का मतलब ये हुआ कि हमारे बैंक में कैश कम ना होना जी। और PO का काम रहता है कि लोन किसको देना है, किसको रिजेक्ट करना है, किसको सैंक्शन करना है, ये सब PO का रहता है। और फिर कैशियर जो होते हैं वो अपना केस काउंटर में काम करते हैं। अच्छा, अभी आपने
बैंकिंग की तैयारी को छोड़कर आप कोचिंग सेंटर का एक संचालक हैं, तो बैंकिंग में क्या हुआ? आपने तैयारी कर रहे थे तो फिर अचानक इधर का प्लानिंग कैसे कर लिया आप? इससे किए सर, जैसे बैंकिंग का प्रिपरेशन मैंने 2011 से किया। जी पीटी मेंस हुआ, उसमें इंटरव्यू हुआ, जी एक दो बार मतलब 0.39 से सिलेक्शन नहीं हो पाई है। जी तो मैंने सोचा कि काफ़ी इसमें टाइम इन्वेस्ट कर दिए हैं, जी तो सोचे कि हम कुछ बगल से, कुछ साइड से जी। पार्ट टाइम अपना जॉब भी करेंगे और इधर तैयारी करेंगे, अपना अच्छा प्रिपरेशन जारी रहेगा। अच्छा, तो फिलहाल अभी आप कुछ तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे का भी है, बैंकिंग का है, अगर कोई वैकेंसी आता तो है। इस बार जेपीएससी झारखंड में जेपीएससी की भी वैकेंसी आई है, अच्छी संख्या में आई है, 300 कुछ, उसकी भी तैयारी करते हैं आप? हाँ हाँ, उसका तैयारी करते हैं। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर के बारे में आप ये बताइएगा कि बैंकिंग सेक्टर में जैसे अभी तो देश में देखा जा रहा है कि बैंकिंग को सबसे पहले संचालन कौन करता है? बैंक का संचालन कौन करता है? मुख्य रूप से इसका संचालक कौन होता है? आरबीआई होता है। आरबीआई होता है ना। तो आप ये थोड़ा बताएंगे, इस पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग लेवल के जो भी पदाधिकारी होते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी कर रहे हैं आप 2014 से पहले, क्योंकि 14 के बाद हमारे देश में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो 2014 से पहले और 2014 के बाद जो भी वैकेंसी आ रही है, थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट्स को थोड़ा इस बात की जानकारी देंगे कि उस समय का वैकेंसी क्या था और अभी जो 2014 के बाद आज 2024 हो गया, इस पर क्या कुछ हुआ, इसके बारे में बताइएगा। वैकेंसी के बारे में क्या पहले की तुलना में भी कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है? देखिए सर, पहले 2011 से पहले, यानी 14 से पहले कर सकते हैं। ये 2011 में कांग्रेस का शासन है और कांग्रेस के शासन में बैंकिंग इंडस्ट्री में वैकेंसी बहुत ज़्यादा आता था, एक बम्पर वैकेंसी आता था उसमें। लेकिन जब 14 के बाद से वैकेंसी जो घटना शुरू हुआ है, जो रिड्यूस जो हुआ है वो बहुत अधिक मात्रा में रिड्यूस हुआ है। जैसे अभी कहा जाए कि IPS PO का वैकेंसी मान ली 3000 आता है, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो अप्लाई होता है 70 से 80 लाख रहता है। तो जिस रेशियो में अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी दर है, उस रेशियो में वैकेंसी मतलब रिलीज नहीं हो पा रहा है। वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, बैंकिंग इंडस्ट्री में अभी भी है, लेकिन उसको सरकार डिस्क्लोज नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? इस पर आपका क्या? क्योंकि आप भी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर वे यूपीएससी का तैयारी कर रहे हों या फिर आरबीआई के हों, बैंकिंग सेक्टर की किसी भी पदाधिकारी की तैयारी कर रहे हैं कि आपका भी कहीं अगर अच्छा सा जॉब हो जाए, आपको मान लीजिए कि आप आरबीआई के गवर्नर बनाए गए, तो फिर आप किस रूप में वैकेंसी को बढ़ोतरी के लिए, ताकि देश में बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाया जा सके, बैंकिंग सेक्टर में आप सभी जगहों पर नहीं पा सकते, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में पाने के लिए आपका कौन सा उपाय होगा? थोड़ा सा 2-3 उदाहरण दीजिए। सबसे पहली बात कि आपके पास जो वैकेंसी है उसको ईमानदारी से सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितना बेरोजगारी दर है उस आधार पर आपको वैकेंसी निकालना है। ऐसा नहीं कि बेरोजगारी दर ज़्यादा है और वैकेंसी कम निकालना है। जिस रेशियो में बेरोजगारी दर है उसी रेशियो में आपका वैकेंसी होना चाहिए। सभी को जॉब देना इम्पॉसिबल है, लेकिन जितना भी आपके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कम से कम उतना तो कम से रिलीज कीजिए। तो अभी कौन है आरबीआई के गवर्नर कौन? अभी तो साल में शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास है ना? शक्तिकांत दास। अच्छा, उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? वो तो ठीक है, लेकिन वैकेंसी का काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करती है, वो आरबीआई के थ्रू से नहीं होता। आरबीआई सिर्फ ये ऑर्डर देती है, लेकिन वैकेंसी को रिलीज करना ये सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, तो अभी आपने सुना दैनंदिन जी से। अब हम आगे जानते हैं विक्रम जी।
विक्रम जी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारी यह भी कर रहे हैं और जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल की जो तैयारी था उसमें भी बहुत अच्छा, मैंने इनसे बात किया तो बहुत अच्छा इनका एग्जाम भी किया था, लेकिन क्वेश्चन लीक होने की वजह से 28 जनवरी को यह एग्ज़ाम था और क्वेश्चन लीक होने की वजह से वह एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है और 4 फरवरी को भी एग्जामिनेशन जो होने वाला था उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। तो हम विक्रम जी से जानेंगे एसएससी के बारे में और इन्हें इसके बारे में क्या जानकारी है और स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये क्या सलाह देना चाहेंगे और आगे जानेंगे। विक्रम जी आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल सचिन में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बेरोजगारी का मुद्दा को अपने चैनल के माध्यम से उठाया। मैं बता दूं कि मेरा जो जनरल कंपटीशन प्रिपरेशन करने का स्टार्ट किया था वो 2017 से स्टार्ट किया था। तो 17 के बाद मैंने रेलवे का लेवल 1 का पोस्ट आया था ग्रुप डी में, तो उसको मैंने अप्लाई किया था। उस टाइम लगभग 60,000 के आसपास वैकेंसी थी। तो उसको क्लियर करवाने के बाद रेलवे में फिर से वैकेंसी आई 2019 में लगभग 1 लाख लेवल 1 पे। फिर लेवल 5-6 में जिसको एनटीपीसी कहते हैं ग्रुप सी में, उसमें वैकेंसी थी 35,000 के आसपास। तो वो सब क्लियर करवाने के बाद वैसे उसको कम्प्लीटली रूप से अभी तक क्लियर नहीं करवाया गया है, वो उसका प्रक्रिया जो है सो अभी तक जारी है। आपका जहाँ तक ग्रुप डी की बात है तो ग्रुप डी का अभी तक सभी को ज्वाइनिंग नहीं हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ उसका कोई फिक्स टाइम है? क्या बेरोजगार एक वैकेंसी के लिए 5-5 साल तक इंतजार करे? अभी 2019 के बाद से रेलवे में एक वैकेंसी नहीं आई। वर्तमान में 1 महीना पहले एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है रेलवे एएलपी के लिए, उसमें मात्र 5600-5700 के आसपास सीट हैं। जबकि रेलवे में बहुत सारी सीटें हैं वो वैकेंट है। अभी 1 फरवरी का डेटा आपको बता रहा हूँ कि कोई लड़का आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली है तो रेलवे में लगभग 2,35,000 के आसपास सीटें वैकेंट हैं। और उतने सीटें वैकेंट होने के बाद भी एएलपी में मात्र 5600-5700 सीट का आना वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। वैसे ये सब उन लोगों के लिए जिन्होंने टेक्निकल कर रखा है आईटीआई, और फिर से रेलवे एक और वैकेंसी का दे रहा है जो है एएलपी टेक्नीशियन का। तो उसमें भी आपको आईटीआई चाहिए, उसमें कुछ पीसीएम वाला को भी मिला हुआ है, कुछ जेई जो डिप्लोमा की है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें भी आपकी जो वैकेंसी है मात्र 9,000 है। इतनी बड़ी जनसंख्या में इतना सीट वैकेंट होने के बाद भी इतना कम सीट का आना, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टूडेंट विद्यार्थियों पे सौतेला व्यवहार करने जैसा है। और अभी फिर से सरकार ने कहा है कि एनटीपीसी और लेवल 1 का जिसको ग्रुप डी कहते हैं उसका भी वैकेंसी आने वाला है। तो वो वैकेंसी कब आएगा वो अभी कैलेंडर में है, और कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर-नवंबर में वैकेंसी आनी है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि डेटा के अनुसार प्रत्येक साल वैकेंसी आनी चाहिए। जैसे आपके पास प्रत्येक साल एसएससी में वैकेंसी आती है, हालांकि एसएससी में भी बहुत 2014 के पहले के मुकाबला अगर किया जाए तो भी बहुत ही सीटें कम कर दी गई हैं। बहुत ही कम वैकेंट पोस्ट वैकेंट है, लेकिन सीट उतना निकल नहीं रहा है। तो जिस तरह से एसएससी काम कर रही है, मैं रेलवे से भी उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साल आप अपना कैलेंडर के अनुसार एक कैलेंडर जारी करें और उसके अनुसार ही आप अपना जो सो सीट को निकालें, नोटिफिकेशन को जारी करें। आज से 2019 में जो आया था, आज से पहले जो 2019 में नोटिफिकेशन आया था और उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन आता है 2024 में। तो रेलवे में इससे पहले क्या था कि 2019 से पहले का जो भी नोटिफिकेशन आया था उसमें था कि जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद और भी जितने लड़के हैं उसके बाद तो उसको 50% वेटिंग में रखा जाएगा। तो 2019 में ये नियम को खत्म कर दिया गया। तो इस नियम के अलावे इसको इसमें रिप्लेस किया गया कि वेटिंग ना दे करके अलग से नेक्स्ट डीडी को बुलाया जाएगा। डीडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब एक बार जितने लोगों को बुला गया उसके बाद अगर चूंकि रेलवे बहुत से लोग किसी हायर पोस्ट में हो जाने के बाद उसको
बाद जो बचा हुआ कैंडिडेट है जिसका उसके आसपास के मार्क्स आ रहे हैं उनको बुलाया जाता है। तो वो 2019 में जब नोटिफिकेशन आया था उसके साथ ही बता दिया कि वेटिंग को खत्म कर दे रहे हैं। तो वेटिंग के आधार पर उसने क्या किया कि डीवी को रखा गया कि जब मेरा एक डीवी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं दूसरा डीवी बुलाऊंगा, दूसरे के बाद तीसरा भी बुलाऊंगा। तो इसमें लगभग सभी जोन ने अपना सारा दूसरा, तीसरा, चौथा, कई जोन ऐसे हैं कि 5वां डीवी तक कंप्लीट कर लिया गया। मैं आपको बता दूं कि पिछले 2-3 दिन पहले ही सेंट्रल मुंबई का 5वां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया जिसमें 300 कैंडिडेट को बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं सीटें वैकेंट हो जाती है, इसीलिए लोग को बुलाया जा रहा है। और आपका जो कोलकाता है, आपका जो हुगली है, ये अपना एक भी डॉक्यूमेंट को कंप्लीट नहीं करवा पाया है। एक भी जितना भी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट का वेरीफाई हुआ है उसका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दे पाया है। और अगर ज्वाइनिंग दे दिया तो फिर दूसरा लिस्ट क्यों नहीं निकाल रहे हैं? अभी भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो वेटिंग कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि सरकार को इस पर भी ध्यान रखना है, सिर्फ चुनावी मुद्दा ना बनाए, बेरोजगारों के साथ ना खेले। अच्छा, आप ये बताइएगा कि 2014 से पहले और 2014 के बाद रेलवे वैकेंसी के बारे में क्या क्या है? उस समय ज़्यादा आता था या फिर अभी 14 के बाद? 14 के बाद तो रेलवे केवल चुनावी मुद्दा बन गया। वो तो आपको पहले भी बता दिया हूँ कि रेलवे में आपका सेंटर में जब भी चुनाव है, जब भी आपका वैकेंसी आएगा। चुनाव नहीं तो मेरा वैकेंसी का उम्मीद छोड़ ही दे, वही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये तो साफ जाहिर होता है कि 2019 में चुनाव से पहले वैकेंसी आई, फिर 2014 में चुनाव से वैकेंसी, तो इससे हम समझ सकते हैं कि रेलवे चुनावी मुद्दा हो चुका है। चलिए, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हुई। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो संचालित किया जा रहा था JSSC CGL का, तो फिर इसमें भी कुछ क्वेश्चन लीकेज का मामला सामने आया था, जिस वजह से ये एग्जाम भी कैंसिल कर दिया गया है। तो झारखंड के बारे में आपका क्या ख्याल है? झारखंड के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक JSSC CGL की बात है, इसको हम लोग सचिवालय के नाम से भी जाना जाते हैं। तो इसका वैकेंसी 2015 में आया जब रघुवर की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार में सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन 2015 में के जनवरी के आसपास आया है और अभी तक इसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया है। आप गलत तो नहीं बता रहे हैं? 2014-15 की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं 15 की बात कर रहा हूँ। 16 में इसका एक बार एग्ज़ाम हुआ भी था जी, जब रघुवर सरकार थे, रघुवर सरकार की चल रही थी यहाँ पे, सरकार थे झारखंड के। तो उस समय उनके समय में एग्ज़ाम हुआ भी था, लेकिन उस टाइम भी कुछ मामला हो गया था कि प्री को कैंसिल कर दिया गया। तो उस बार से 16 के बाद से कई बार एग्ज़ाम का डेट निकला, कई बार एग्ज़ाम का फॉर्म निकला, बार लोग भरे जा रहे हैं, बार भरे जा रहे हैं। और एग्ज़ाम डेट को निकाल के उसके बाद फिर हर एक लड़का इंतजार कर रहा है एग्ज़ाम का डेट का। उसके बाद ठीक एग्ज़ाम डेट से 3-4 दिन पहले पता चलता है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा, फिर से लड़का लोग को आ रहा है रोड पे। तो लड़का लोग को पढ़ना भी वही लोग को है, कमाना भी वही लोग को है, आंदोलन भी वही लोग को करना है और नौकरी भी वही लोग को करना है। क्या करे इस देश का युवा? सिर्फ अगर पढ़ना रहता तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन पढ़ना है। सबसे पहले आप इसका नोटिफिकेशन निकालने के लिए पढ़िए, नोटिफिकेशन आ गया, पढ़ने के बाद आपको फिर लड़ना होगा, रोड पे आना होगा, फिर आपके यहाँ नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन आने के बाद आपका कब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम डेट के लिए आपको रोड पे आना होगा, फिर आपका आता है एग्ज़ाम का डेट। एग्ज़ाम डेट आने के बाद फिर पता चलता है कि आपका एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो रहा है, तो उस समय फिर आपको रोड पे आना होगा और फिर आपको पता चलेगा कि नया एग्ज़ाम डेट मिल गया है। तो इस तरह से हर एक बार लड़कों को सिर्फ रोड पे आना, एग्ज़ाम के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, एग्ज़ाम डेट के लिए, आप सब हो जाने के बाद फिर से आपको एग्ज़ाम का जो पेपर है वो लीकेज के मामले के कारण आपको फिर से रोड पे आना पड़ा। एग्जाम से कैंसिल करवाने के लिए रोड पे आना पड़ा। रोड पे आना, और वो भी क्या, सरकार का एक नियम बना हुआ है कि कोई सा भी लड़का जो अगर एग्ज़ाम पेपर लीकेज होता है तो आपको उसका जानकारी ऑथेंटिक रूप से सरकार को देना होगा। अगर इसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है तो आप इसमें फंस सकते हैं। सरकार का नियम है कि अगर आप सही नहीं बता रहे हैं तो आपको 10 साल तक जेल हो सकता है, और 10 साल या 7 साल का जेल था, कुछ इसी के आसपास था। मतलब लड़कों के साथ एक दुर्व्यवहार टाइप का किया जा रहा है कि अगर आप जिस नियम की आप बात कर रहे हैं, ये नियम लागू है या फिर प्रस्तावित? ये लागू है, लागू है, हाँ, ये लागू है। उसके बाद लड़का क्या हुआ था, सचिवालय की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि बहुत से लड़कों को पहले पता चल चुका था कि एग्ज़ाम का पेपर लीक हो चुका है, लेकिन यही नियम के चलते लड़कों ने पहले आवाज़ नहीं उठा पाया।
वो इसलिए क्योंकि उनको लगा था कि अगर मेरा जो न्यूज़ है वो ऑथेंटिक नहीं होगा तो मैं फंस सकता हूँ। तो ठीक इसके बाद जो ही एग्ज़ाम हुआ, लड़कों ने देखा कि मेरा जो क्वेश्चन पेपर पहले बनाया जा रहा था वो और ये जो एग्ज़ाम में हम बैठे हैं सो दोनों मिल रहा है, तो लड़कों ने आवाज़ उठाई और यहाँ से पता चला कि क्वेश्चन लीकेज हुआ है। नहीं तो आजकल जिस तरह से हो गया है तो कि गरीब के लोग क्या है क्या कि वो पढ़ के ही कुछ बड़े पोस्ट पे जाके अपना विकास कर सकते हैं। गरीब के पास उतना पैसा है कहाँ जो बिजनेस कर पाएंगे। तो इसी की वजह से बहुत सारे गरीब हालात महसूस कर रहे हैं और अभी फिर झारखंड में एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है, पता नहीं फिर से एग्ज़ाम कब होगा। और इसी के ठीक एग्ज़ाम कैंसिल होने के ठीक बाद एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद जेपीसी का फिर से नोटिफिकेशन आता है 342 पदों में। तो अब बहुत से लड़कों के मन में भी ये होगा कि क्या जेपीसी भी सही टाइम पे बना पाएगी सरकार, क्योंकि आपने सचिवालय में देखा 2015 से आज तक डेट पे डेट चलते आ रहा है, अभी तक उसको क्लियर नहीं करवाया गया। आखिर लड़के लोग इंतजार करते हैं, क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि सभी बच्चों को नौकरी दें। मैं सरकार को ये नहीं कहता हूँ कि आप हर एक बच्चों को नौकरी दीजिए, लेकिन आपके स्टेट में, आपके सेंटर में, आपके केंद्र में जितने भी सीट हैं, जितने भी सीट वैकेंट है उसको तो भर सकते हैं। उसके आप उस तरह उसको भर से अपने आप से स्वच्छ हो जाइए, फिर आपको क्यों बोला जाए कि आपको जॉब चाहिए। जी, आप उन्हें रोजगार तो नहीं दे सकते, नौकरी नहीं दे सकते हैं, तो जो नौकरी करेंगे क्या वही जिंदा रहते हैं? लेकिन रोजगार के तौर पर कुछ ऐसा आपको नीति बनाना चाहिए जिससे हर किसी को रोटी, कपड़ा और मकान। आखिर लोगों की मूलभूत आवश्यकता क्या है? यही है ना, रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों चीजों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार को हर तरह का रोजगार मुहैया कराने की नैतिक जिम्मेवारी बनती है क्या? अच्छा, आप लोगों से एक और सवाल होगा कि झारखंड में आने वाले दिनों में चुनाव है क्या? चुनाव होना, और उससे पहले भारत में चुनाव होना है, आम चुनाव, लोकसभा का चुनाव। तो झारखंड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जेबीकेएसएस एक संगठन है, टाइगर जयराम महतो, आपने सुना होगा आज से 3 साल पहले भी जो वैकेंसी आई थी उसमें तरह तरह की भाषा, बाहरी भाषाओं को इंक्लूड किया गया था। उन सभी भाषाओं को लगातार भोजपुरी और मगही दो भाषा है, भोजपुरी और मगही को इसमें शामिल किया गया था। और शामिल करने के बाद टाइगर जयराम महतो नाम शायद आप लोगों ने सुना, उनकी अगुवाई में आज देखिए तो क्या वो जिस भाषा के लिए आंदोलन कर रहे थे क्या उसमें कामयाबी मिली ना? मिले ना? हाँ, तो क्या लगता है कि जेबीकेएसएस के जो आज मुख्य चेहरा है टाइगर जयराम महतो, उनको आप लोग किस रूप में देखते हैं? क्या लगता है कि वे युवा चेहरा का आइकन है, युवा चेहरा युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है? क्या आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव जो होगा उन्हें आप समर्थन देना चाहेंगे, आप अपना वोटिंग करना चाहेंगे? क्या लगता है कि अगर वे हमारे झारखंड में, क्योंकि है तो युवा चेहरा और युवाओं का थोड़ा सा इसमें देखा जा रहा है कि क्रेज देखा जा रहा है, हर जगह काफ़ी अच्छी संख्या में भीड़ भी हो रही है, लेकिन क्या लगता है कि ये वोट में तब्दील हो पाएगा या फिर अगर वे झारखंड के हित की दृष्टि से आप क्या देखते हैं? बिल्कुल, मैं नया चेहरा के रूप में हम लोग टाइगर जयराम जी को देखना चाहेंगे और हम लोगों का फुल सपोर्ट है। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने वर्तमान सरकार से देखा, हम लोगों ने इससे पूर्ववर्ती सरकार को देखा। आखिर आज तक अगर बताया जाए तो झारखंड में सबसे ज़्यादा शासन बीजेपी सरकार कर रहा है और अभी तक झारखंडियों के लिए ठीक से नियोजन नीति नहीं बन पाया। तो मैं नियोजन नीति नहीं बन पाने के पीछे क्या कारण है? आप ये देखिए ना, हेमंत सोरेन जी ने किया था क्या 1932 आधारित खतियान प्रस्ताव में भेजे थे, क्यों लौटा दिए? वो कहते हैं कि जो आज आप ये बताइए कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जेबीकेएसएस का जो फुल फॉर्म है, वे भी इसी बात को लेकर के, इसी मुद्दा बना करके कि 1932 का खतियान लागू करेंगे और 60-40 ना चलता। जिस तरह से बिहार में नियोजन नीति है, अन्य राज्यों में नियोजन नीति है, वही नीति यहाँ पर भी लागू करने की भरपूर कोशिश की जा रही है कि हमारी जब सरकार आएगी, जब हम सत्ता में आएंगे तो यहाँ के युवाओं के लिए झारखंडियत की बात करेंगे, झारखंड की मिट्टी की बात करेंगे। ठीक, तो झारखंड की मिट्टी की बात करेंगे। क्या लगता है उनके द्वारा 1932 आधारित खतियान लागू किया जा सकता है? बिल्कुल
ये हमारा जो वर्तमान सरकार है इन्होंने 2 बार प्रयास किया है। एक बार तो उनका लौट गया, इन्होंने फिर से विधानसभा में पास करा के फिर से राज्यपाल के पास भेजा है। उनका अब क्या हुआ अभी आगे की जानकारी नहीं है, लेकिन वर्तमान सरकार चाह रही थी कि हम यहाँ का एक ठोस नियोजन नीति बनाएं, लेकिन इसमें वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कहें कि उनकी ही एक चाल है जिनकी वजह से हम सभी झारखंडियों के लिए, मैं राजनीतिक रूप से इसको नहीं देख रहा, अगर वर्तमान सरकार इस नियोजन नीति को बना लेते तो सिर्फ आज जो जेएमएम के हैं, जो कांग्रेस के हैं, जो और भी कई दल के हैं, सिर्फ उनको ही फायदा नहीं होने वाला है, पूरे झारखंड वासियों को फायदा होने वाला है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का हो। तो मैं सोचता हूँ कि अपने झारखंड के हित के लिए आप बात कीजिए। पार्टी आज ये पार्टी है तो कल वो पार्टी है, वो बनते रहेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें बाबूलाल मरांडी 81 विधानसभा चुनाव से लड़े थे, और उनके बाद विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद ठीक तुरंत बाद बीजेपी में विलय हो जाना ये कहीं से झारखंडियों के लिए नहीं था। अगर उनके मन में था कि हम झारखंडियों का विकास करें, हम झारखंडों के हित के लिए काम करें, तो वो एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में ही लड़ते इस बार फिर से, लेकिन इससे पहले तो विलय हो चुका, अब वो जेबी की। चलिए, अच्छा सर, आप जेबीकेएसएस में क्या लगता है कि यहाँ के युवाओं के लिए आशा की किरण दिखती है आने वाले भविष्य में? क्या भविष्य यहाँ के युवाओं कर सकती है, करने के लिए आप सलाह देंगे? आपका क्या विचार है टाइगर जयराम महतो को लेकर? देखिए, टाइगर जयराम महतो जो है अभी एक इमर्जिंग यूथ है। कहने का मतलब ये है कि अभी वो अगर सीएम बनते हैं तो युवाओं के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, युवाओं के बारे में काफ़ी सोच सकते हैं। खुद युवा है, क्या युवा फेस करता है प्रॉब्लम, खुद उनको जानकारी है, तो मेरे अनुसार से वो सीएम बनने लायक है और हम लोग बनाएंगे करेंगे श्योर। आपको पढ़ा लिखा इंसान है जी, थोड़ा सा वो खुद इंग्लिश में पीएचडी है। चलिए ठीक है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, हम देखते हैं कि आज स्टूडेंट्स इतना मेहनत करता है, इतना तैयारी करता है, उनके पिताजी तरह तरह का जमीन जो है, जमीन जायदाद, तरह तरह का जो भी उनके पास एसेट्स हैं, जो भी चल अचल संपत्ति है, उसे बेच देते हैं, यहाँ तक कि गिरवी भी कम से कम रखते हैं कि मेरा बेटा। हाँ, वास्तविक चीज़ है कि बच्चे में जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के बाद उनके अंदर जो नॉलेज है, क्वालिटी है, वो सभी देखते हुए उनके गार्जियन फैसला लेते हैं कि चलिए ठीक है, हम इसे बेच करके देते हैं, तब तक ये हमारे आने वाले दिनों में अच्छा जॉब करेंगे, फिर पुनः हम ये करेंगे। लेकिन सर, मुझे ये किसी भी रूप से यह अच्छा नहीं लगता कि इतना बड़ा जुआ आप खेलें। मेरा कहने का मतलब है कि आप तैयारी कीजिए, उसके साथ साथ कुछ बैकअप बनाए रखिए। बैकअप बनाए रखने के लिए आपको कुछ अर्निंग का सोर्स बनाना होगा। हम जापान को देखते हैं, अमेरिका को देखते हैं, अलग अलग कंट्रीज में आप चले जाइए जो काफ़ी डेवलप्ड है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री को देखें तो उन लोगों में क्या है, वहाँ के युवा लोग पढ़ाई के साथ साथ अपने हुनर पर भी विशेष ध्यान देते हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ की सरकार हुनर पर विशेष ध्यान दे रही है या नहीं? यहाँ की सरकार बिल्कुल फ्लॉप है जी। हुनर के बारे में तो हम बात ही मत। यहाँ की कौन, भारत की सरकार की बात कर रहे हैं या फिर झारखंड की? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों फ्लॉप जी। जब युवाओं को आप बेरोजगारी दर बढ़ा दी, 2014 से पहले क्या था, 2014 के बाद देखिए क्या है, तो बेरोजगारी अब रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो कैसे माने कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फ्लॉप नहीं, वो फ्लॉप है इस मामले में। विजय जी, जैसा कि अभी आपने सुना, विक्रम जी ने बताया और दयानंद जी ने बताया अपनी जो उनकी दर्द है, क्योंकि बेरोजगारी से ये लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं। और उस युवा से पूछिए जो इतने सालों तक मेहनत करने के बाद अगर उन्हें बेरोजगारी के चपेट में आने के बाद रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे आप भी छुटकारा पा चुके हैं क्या? जी हाँ, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, छुटकारा क्या पा लिया अभी आप? रोजगार छुटकारा नहीं पा लिए हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जैसे पहले क्या होता था कि आर्मी का जैसे दौड़ होता था। अच्छा सर, आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं, सबसे पहले उसके बारे में बताएंगे हमारे ऑडियंस को। हम अभी आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आर्मी डिफेंस लेवल का।
तो पहले क्या होता था, दौड़ होने के बाद जैसे जॉब लग जाता था, लगभग उसका हो जाता था, फॉर्मेलिटीज के लिए जो है एग्जाम लिया जाता है। लेकिन अभी 2014 के बाद जो हुआ है, जब से मोदी सरकार आई है, तब से जो है सो एग्जाम लेने के बाद भी दौड़ होता है, सारा चीज मेरिट लिस्ट आता है, बीच बीच में मतलब बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? आप मोदी सरकार के ऊपर पूरा एकदम कटाक्ष कर दे रहे हैं। मोदी सरकार आपको पसंद नहीं है क्या? पसंद है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि 2014 के बाद जो है सो मतलब वो जो है सो बढ़िया से जॉब नहीं दे पा रही है, या तो रेलवे हो, डिफेंस हो, बैंकिंग हो। तो 2014 के बाद अच्छा से दे रहे थे क्या? जिसमें कांग्रेस सरकार थी उस समय वैकेंसी सभी में आता था। तो उस समय आप जॉब क्यों नहीं लिए? 2014 के पहले मैं पढ़ाई कर रहा था, अपना वो जॉब के मतलब चक्कर मतलब उतना ध्यान नहीं था। अच्छा, जब बेरोजगार हो गए, मतलब कहीं से कुछ नहीं मिलने लगा, तब बीजेपी को कोसने लगे आप? नहीं वैसा नहीं, बीजेपी को कोसने की बात नहीं है, ये ठीक बोले हम, लेकिन 2014 से नहीं, हम 2022 का डेटा आपको बताना चाह रहे हैं। 22 के आसपास की बात है। इससे पहले जो आर्मी थे ना, आर्मी जवान जितने भी यंगस्टर जितने भी नौजवान थे, अगर वो एक दौड़ क्वालिफाई कर ले रहे थे तो उनका जॉब लगभग फिक्स होता था। लेकिन वहाँ पे क्या किए, 2022 के आसपास में आर्मी को हटा करके एक नया योजना केंद्र सरकार किया है, अग्निवीर। अच्छा। और अब जो लड़का अग्निवीर में सेलेक्ट होगा वो मात्र 4 साल के लिए होगा। 4 साल के बाद उसको सीधा फायर 4 साल के बाद उसको फायर किया जा रहा है और उसको उतना पेमेंट भी नहीं मिल रहा है। पहले अग्नि उसमें आर्मी में देश के विकास के लिए अग्निवीर योजना जो लाया गया है, ये बेहतरीन माना जा रहा है। क्या कहते हैं इस पर? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ हम आपको बोले पेपर में बेहतरीन माना जा रहा है। आप लड़कों से जाके पूछिए, जो लड़का तैयारी कर रहा है उससे जाके पूछिए। सिर्फ आप अपने निकाल के योजना अपने से बोलिए कि बेहतरीन है तो अपने मुंह मिठू बनने वाली बात है ना। लेकिन ये जो है सो 2022 के बाद बहुत से लड़के ऐसे हैं जो रनिंग क्वालिफाई करने के बाद उसका एग्ज़ाम नहीं लिया गया और फाइनली वो डिस्क्वालीफाई हो गया, वो आगे नहीं बन पाया। बहुत से लोग इसके सुसाइड कर दिए। आप डेटा जाके देखिए, सिर्फ आप बोल देने से आप एक योजना निकाल देंगे और आप बोल दीजिएगा कि ये हो रहा है वो हो रहा है। आप क्या अच्छा ये बोल रहे हैं, इनके बातों से आप सहमत हैं? हम पूरा सहमत हैं। हम 2019 में सीआईएसएफ का फॉर्म भरे थे। ठीक है, हम नहीं बहुत सारे लोग भरे थे, जिसमें 2019 में भरे थे और 2024 में उसका एग्जाम हुआ, 2023 में, यानी 4 सालों के बाद उसका एग्जाम हुआ। फिजिकल 2019 में ही हुआ था, उसके बाद 2023 में उसका एग्जाम हुआ और पता नहीं अब एग्जाम हुआ उसके बाद क्या क्या उसका फंडामेंटल है। हम तो एग्जाम दिए थे, उसमें सेलेक्ट भी हुए थे, लेकिन उसके बाद क्या होगा नहीं होगा उसका कोई सुनवाई तक नहीं। और जबकि कोई भी डिफेंस लेवल हो, चाहे सीएसएफ हो, सीआरपीएफ का तो हेड कांस्टेबल का तो वैकेंसी आना ही बंद हो गया। ठीक है, चलिए अच्छा धनंजय जी, इन लोगों ने जो कहा इस पर आप कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि इसमें ये डिफेंस ही नहीं, डिफेंस हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, सभी में वैकेंसी बहुत तेजी से रिड्यूस हुआ इसमें। और बेरोजगारी दर बढ़ तो गया है, इसके साथ ही सुसाइड क्राइम भी बढ़ गया है, क्योंकि लोगों के पास जब खाना वाना मिलेगा नहीं तो क्या करेंगे, वो तो सुसाइड करेंगे। अपनी आवश्यकता पूरा नहीं हो पाएगा तो फिर क्या? देखिए आर्थिक स्थिति से तंग हो जाते हैं ना, तभी ये स्टूडेंट कम कदम उठाते हैं, ऐसे कदम उठाने का कोई शौक नहीं। देखिए इन सब बातों से यही पता चलता है कि आप पढ़ लिख के नौकरी अगर नहीं मिल रहा है तो सबसे आसान उपाय है आप विधायक या सांसद बन जाइए, वहाँ आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आप अगर अनपढ़ भी है ना तब भी आप बन जाइए, बहुत कुछ मिल आप जाएगा। कैसे लड़ लेंगे? विधायक लड़ने के लिए, संसदीय चुनाव लड़ने के लिए, यहाँ तक कि मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए आपके पास पैसों की आवश्यकता होती है क्या? बिना पैसे का चुनाव हो सकता है क्या? आप चुनाव लड़ सकते हैं क्या? आपके पीछे लोग बिना पैसे के आएंगे क्या? जब तक उन्हें आप खाने पीने के लिए, जब तक उन्हें नाश्ता के लिए, जब तक 500 रुपया आप नहीं देंगे तब तक आएंगे क्या?